नमस्कार दोस्तों। मणिपुर से एक वीडियो जो सामने आई, इस वीडियो ने ना सिर्फ भारत के सभी लोगों को बल्कि पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। आज के इस युग में इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो क्या थी? सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ दो महिलाओं को परेड करवा रही है, वो भी बिना कपड़ों के। बाद में न्यूज़ आई कि उनका गैंग रेप भी हुआ। देखो, मणिपुर में आपको पता है एथनिक टेंशंस चल रही हैं। जब भी देखो कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी सेक्शन पे पड़ता है तो वो है चाइल्ड एंड वुमेन। कन्फ्लिक्ट जोन में जानबूझ के डेलिबरेटली महिलाओं का रेप किया जाता है ताकि उस पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज किया जा सके। जिस कम्युनिटी के महिलाओं का रेप किया गया है उस पूरी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट किया जा सके, डिमोरलाइज किया जा सके, डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया जा सके। बट देखो, शर्मसार करने वाली घटना ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ दो महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कर रही है। क्या उनकी आत्मा, क्या उनका जमीर इन हजारों लोगों का मर चुका था कि उन्होंने ऐसा होने दिया? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना एक घटना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना जो जापानीज इंपीरियल आर्मी के सोल्जर्स थे ना, उन्होंने हमला किया चाइना की एक सिटी पे जिसका नाम है नानजिंग या नानकिंग, कुछ भी कह सकते हो। इस सिटी पर हमला किया, 2 लाख लोगों को मारा गया और इसमें से हजारों महिलाओं का रेप यहां पे हुआ था। आप विकिपीडिया पे कभी पढ़िएगा, नानजिंग मैसेकर। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो वर्ल्ड पर, पूरी मानव सभ्यता पर काला धब्बा है। और आज की जो ये वीडियो सामने आई है मणिपुर की, काफ़ी परेशान करने वाली वीडियो है, दिल विचलित करने वाली वीडियो है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेट आज की 20 जुलाई है। आज 4 इश्यूज़ हिंदू के डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ कॉलेज स्टूडेंट्स में ऑनलाइन अब्यूज़, उसके बाद डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन, इंडस वाटर ट्रीटी, सिविल सर्वेंट की बायोग्राफी और इंडियन एक्सप्रेस का इशू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉलेज स्टूडेंट्स में ऑनलाइन अब्यूज से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल की शुरुआत में ना एक एनेक्डोट यानी स्टोरी का जिक्र किया जाता है। 19 साल की एक लड़की अनुष्का, हुआ क्या, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अनुष्का की मॉर्फिंग वाली यानी मॉडिफाइड इमेजेस शेयर कर दी गई। देखो, ये वो इमेजेस होती हैं जैसे बॉडी किसी और पर्सन की लगा दी, फेस किसी और पर्सन का लगा दिया। अक्सर आपने भी सुना होगा कि कोई पॉर्न स्टार एक्टर या फिर एक्ट्रेस है, उसकी बॉडी लगा दी जाती है और फेस किसी और का लगा दिया जाता है ताकि उस पर्सन को बदनाम किया जा सके। तो अनुष्का के साथ भी ऐसा ही किया गया। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी ऐसी इमेजेस डाल दी गई, उनके पेरेंट्स को भी ये इमेजेस मिल गई। अनुष्का के मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे इसके बाद। तो देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ये स्टोरी ना एक एग्जाम्पल है किस चीज का? टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, TFSV, ये टर्म आप याद कर लीजिए, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है और बहुत तरह से होता है ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। पहला तो हमने देख लिया एग्जाम्पल, स्टोरी। दूसरा, सेक्सुअलाइज्ड ब्लैकमेलिंग, धमकी दी जाती है सामने वाले पर्सन को कि मैं आपकी जो इंटीमेट तस्वीरें हैं फैला दूंगा इंटरनेट पे, दूसरों के साथ शेयर कर दूंगा। बदले में पैसों की मांग की जाती है या फिर सेक्सुअल फेवर मांगी जाती है। ये हो जाता है सेक्सुअलाइज्ड ब्लैकमेलिंग। बुलिंग होती है, बुलिंग जैसे सामने वाले पर्सन को गाली लिख के भेजी जाती है, धमकी दी जाती है, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इसका इसके साथ चक्कर है, या फिर समझ रहे हो ये सारी बातें। नेक्स्ट है डिजिटल फ्लैशिंग, मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स शो किए जाते हैं वीडियो कॉल में या फिर इमेजेस भेज दिए जाती हैं बिना सामने वाले के कंसेंट के। नेक्स्ट, रेप थ्रेट्स, धमकी दी जाती है कि मैं आपको ढूंढ लूंगा और रेप करूंगा या फिर करूंगी। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कमेंट्स एंड मैसेजेस, वल्गर कंटेंट भेज दिया जाता है सामने वाले पर्सन को बिना उसकी कंसेंट के। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस के, TFSV।
वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं, लेकिन आपको भी पता है ज़्यादा फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और कौन सा है? ट्विटर पे कम देखने को मिलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। राइटर कहते हैं मेरी रिसर्च में पाया कि देखो ये जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस है ना, ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है और लड़कों के साथ कम होता है। और देखो ध्यान देने वाली बात पता क्या है, जो पर्सन ये सब गलत काम करता है ना, किसी की गलत तस्वीरें शेयर करता है इंटरनेट पे, उसकी आइडेंटिटी तो किसी को पता नहीं लगती, वो तो एनोनिमस रहता है, अज्ञात रहता है। लेकिन जिस पर्सन की तस्वीरें शेयर की गई हैं, इमेजेस शेयर की गई हैं, उसकी इमेजेस तो लंबे समय तक इंटरनेट पे मौजूद रहती हैं। उस पर्सन पे क्या बीतती होगी आप सोच के देखिए। वो पर्सन तो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स ये सब आने लगते हैं। उसके परिवार पर क्या बीतती है आप ये सोच के रखिए। कई बार तो जो विक्टिम है वो कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है या देती है, सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, लोग गलत निगाहों से उसे देखने लगते हैं। आपको पता है हमारा समाज कैसे है, आमतौर पे विक्टिम पे ही आरोप लगा दिया जाता है, ये तो ऐसी ही है। ऐसा हमारे समाज की बहुत बार सोच देखने को मिलती है। लेकिन वो पर्सन जो ये सब काम करता है उसका किसी को नहीं पता लगता। बहुत कम बार पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, बहुत कम बार पुलिस जो है आरोपी और अपराधियों को पकड़ पाती है। वैसे तो देखो आईटी एक्ट 2000 जो ये TFSV है ना, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, इसकी हर एक फॉर्म को क्रिमिनलाइज करता है। जो भी पर्सन ये सब काम करेगा जो हमने डिस्कस किए, वो एक आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। बट इस आईटी एक्ट 2000 में ना काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज हैं, जिसकी वजह से जो सर्वाइवर हैं, जो पीड़ित हैं, वो क्राइम को रिपोर्ट नहीं कर पाते। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, जहां पे ये सारे काम किए जाते हैं, इनकी भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे फेसबुक है, इन कंपनीज का ना एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे कोई गाली गलौज का वर्ड इनको डिटेक्ट हो, तुरंत उसको ब्लॉक कर दिया जाए। देखो इनका एल्गोरिथम इन्होंने बनाया तो है ऐसे, बट दिक्कत पता है क्या है, इन्होंने ना यूएसए के हिसाब से बनाया है, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से इन्होंने अपने एल्गोरिथम में वर्ड्स डाले हैं कि आपको ये अब्यूजिंग वर्ड्स मिले तो उस पोस्ट को ब्लॉक कर दो। अरे भैया आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया के जो अब्यूजिंग वर्ड्स हैं हिंदी वाले, आप उनको भी अपने एल्गोरिथम में डालो ना, कि जब ये हिंदी वाले अब्यूजिंग वाले वर्ड्स मिले, गाली मिले, तो उन पोस्ट को आप ब्लॉक कर दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मान ही नहीं रहे ये मेटा वाले, जो फेसबुक वाली कंपनी है। तो सरकार के पास ना अभी एक मौका है, डिजिटल इंडिया एक्ट अभी आने वाला है, इसमें सरकार ये प्रोविजन करे, फोर्स करे इन सोशल मीडिया कंपनीज को कि आपको अपना एल्गोरिथम ऐसे बनाना ही होगा कि इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से जो भी अब्यूजिंग वर्ड्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे दिखने नहीं चाहिए। अगर दिख गए फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए, पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए अगर सोशल मीडिया कंपनीज ने अपना एल्गोरिथम इंडिया के हिसाब से नहीं बनाया तो। चलो ये तो हमने बात कर ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। अब देखो इवन जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इन पे भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार ने इनको बोला हुआ है, रूल्स हैं कि आप अपने अपने कॉलेजेस में ना कमेटी इस्टेब्लिश करोगे, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जहां पे स्टूडेंट्स अपने साथ जो भी हुआ है, हरासमेंट हुई है, उसके बारे में इस कमेटी को बता सकें बिना डर के, बिना शर्म के। लेकिन देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें इस प्रकार की कमेटी इस्टेब्लिश करनी है, और जहां पे इस प्रकार की कमेटीज बनी भी हैं तो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, इस कमेटी को जाके हम सूचित करते हैं। तो इस वजह से इतना अच्छा रूल जो सरकार के द्वारा बनाया गया है ना कि हर एक हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को ऐसी कमेटी बनानी है जहां पे स्टूडेंट्स आके कंप्लेंट डाल सकें, वो काम नहीं कर रही हैं। कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने किसी स्टूडेंट को दोषी पा लिया कि हाँ इसने गलत काम किया है, कोई गारंटी नहीं कि हायर अथॉरिटीज जो हैं उस कॉलेज की या फिर इंस्टीट्यूशन की कार्रवाई करती हैं उस स्टूडेंट के खिलाफ। तो राइटर ने जो सर्वे किया था ना, उस सर्वे में जिन
लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, उनमें से किसी एक ने भी रिपोर्ट नहीं किया इस इंसिडेंट को अपने इंस्टीट्यूशन के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को। ये तो अवेयरनेस है, आप देख लीजिए। जाहिर तौर पे सरकार की गलती है, कॉलेज की गलती है कि आपने रूल अच्छा बनाया लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं किया। अब मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, एक केस स्टडी है, ये आर्टिकल में अभी तक की जो इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की ना, आप एक स्टूडेंट लीडर हो, आपको पता लगा है कि ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, और आपको बोला गया है प्रिंसिपल के द्वारा कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए, रिकमेंडेशंस दीजिए, कैसे इस प्रकार की घटनाओं को हम रोक सकते हैं अपने कॉलेज से। आप क्या रिकमेंडेशंस दोगे? ये सारी रिकमेंडेशंस आप दे सकते हो कि एक एनोनिमस हेल्पलाइन इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहां पे स्टूडेंट्स बिना नाम के भी हेल्प मांग सकें, अपने साथ हुई घटना को शेयर कर सकें, और जो पीड़ित हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज होने चाहिए ट्रेंड काउंसलर से। ग्रास रूट्स सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की आवश्यकता है, जैसे रेगुलर वर्कशॉप्स हों इस बारे में, सेफ्टी की ट्रेनिंग हो कि लोग कैसे बच सकते हैं इस प्रकार की घटनाओं से। डेजिग्नेटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो अवेयर करें बच्चों को कि इस प्रकार की घटनाओं से कैसे बचें और कैसे उनको रिपोर्ट करें। ये हेल्पलाइन है। तो ये सारे सजेशंस आप दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको और भी कुछ सजेशंस ध्यान में आते हैं तो आप बताइए। लास्ट में राइटर के द्वारा ना इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि देखो, जितना सर्वे मैंने किया ना, सर्वे में यह पाया गया कि 22% महिलाएं ऐसी जो ऑनलाइन सेफ महसूस करती हैं, और कंपैरिजन में 73% मैन ऐसे जो ऑनलाइन सेफ महसूस करते हैं। अगर देखो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऑनलाइन ये सब चीजें होंगी तो वो ऑनलाइन आएंगी नहीं। नुकसान किसका होगा? लड़कियों का होगा जाहिर तौर पे। डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की हम बात करते हैं कि लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में जो गैप है उसे फिल करना है। बट इस TFSV की वजह से, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस की वजह से, जो ये जेंडर गैप है इस दिशा में बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। लड़कियां सेफली इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, ये देखो महिलाओं की मोबिलिटी के लिए, महिलाओं की डिग्निटी के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल के लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो पीड़ित नहीं बताते अपने साथ जो भी गलत हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो दोषी है हमारा समाज। समाज में ना इन चीज़ों के साथ ना स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है कि ओ इनके साथ में ये हुआ, उनको गलत दृष्टि से देखा जाता है। जबकि देखो लड़कियों की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी समाज उनको गलत दृष्टि से देखता है। तो इन चीज़ों के साथ ना स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं, मणिपुर में भी खबरें आई कि रेप हुआ, सेक्सुअल वायलेंस हुआ, लेकिन विक्टिम्स ने पुलिस को बताया तक नहीं, क्योंकि समाज में गलत दृष्टि से देखा जाएगा, विक्टिम्स को इज्जत खराब हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो अटैच कर दी गई हैं ना सेक्सुअल वायलेंस के साथ, रेप के साथ, इससे तो बल्कि और नुकसान हो जाता है। एक तो पीड़ित के साथ गलत चीज़ हुई, ऊपर से वो बता भी नहीं पाता, और जो कल्प्रिट्स हैं, आरोपी हैं, वो बच जाते हैं, वो फिर किसी और महिला को शिकार बनाते हैं। तो समाज की भी गलती है। समाज को इन चीज़ों के साथ ना स्टिग्मा जो अटैच्ड है उसे ख़त्म करना चाहिए। लास्ट में राइटर अपनी भी हेल्पलाइन देती हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो शेयर कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर्स पे और ईमेल आईडीज़ पे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को प्रमोशन में, ध्यान दीजिएगा, जॉब्स में नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ना पूरे इशू की टाइमलाइन से मैं आपको अवगत करवाता हूं ताकि पूरा इशू आपको समझ में आ जाए। 1995 में एक एक्ट आता है, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये एक्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को यानी डिसेबल्ड को एम्प्लॉयमेंट में 3% रिजर्वेशन देने की बात कहता है। 1998 में डीओपीटी कहती है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट है ना, वहां पर भी डिसेबल्ड को
प्रमोशन में 3% रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में भी मिलेगा, ये क्लैरिफाई कर दिया गया 1998 में डीओपीटी ने। लेकिन देखो 2005 में फिर डीओपीटी ने अपना ये ऑर्डर 1998 का वापस ले लिया, यानी जॉब्स में 3% रिजर्वेशन रहेगा वो तो ज्यों का त्यों है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में प्रमोशन में भी 3% रिजर्वेशन मिलेगा डिसेबल्ड को, ये ऑर्डर वापस ले लिया 2005 में सरकार ने। जॉब्स में मिलेगा वो उस पर आंच नहीं है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, वो ऑर्डर वापस ले लिया गया 2005 में। 2008 में फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया राजीव गुप्ता के द्वारा कि सरकार ने डिसेबल्ड के लिए प्रमोशन में जो 3% रिजर्वेशन वापस लिया है वो गलत है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अपनी जजमेंट दी और कहा कि डिसेबल्ड को प्रमोशन में 3% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इंप्लीमेंट किया नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो 2017 में राजीव गुप्ता ने ना एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी कोर्ट में और जाके बोला, देखो जज साहब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपके आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, आपके ऑर्डर नहीं मान रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं माना। 2020 में सरकार ने ना एक मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि डिसेबल्ड को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना या नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। क्या यार तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? 2016 में हमने ऑलरेडी बोल दिया कि डिसेबल्ड को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, लेकिन फिर भी नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2022 में एक और ऑर्डर जारी किया गया डीओपीटी के द्वारा डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन से संबंधित, बट इसमें भी प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई और ये इशू जो है वो आज भी पेंडिंग है। तो ये पूरी टाइमलाइन के साथ आपने इशू समझा। अब देखो दो तरह के तर्क हैं, वैसे दो तरह के तर्क हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो उसमें देना चाहिए उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रमोशन में दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, वो बोलते हैं इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, मतलब जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं वो बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन समाज में फेस करते हैं, डिसएडवांटेज फेस करते हैं, तो इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो अपने करियर में एडवांस कर सकें, इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जो हायर अथॉरिटीज हैं वहां पर भी अगर डिसेबल्ड लोग देखने को मिलेंगे तो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इससे फायदा होगा। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन। जो कानून था शुरुआत में आया था उससे सरकार कंप्लाई करेगी एक प्रकार से प्रमोशन में रिजर्वेशन देके। और सबसे लास्ट में इंस्पायरिंग अदर्स। जब देखो हायर पोस्ट पे डिफरेंटली एबल पर्सन्स काम करेंगे तो पूरा समाज इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा, पॉजिटिविटी आएगी समाज में। अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में ये सारी बातें आती हैं। पोटेंशियल फॉर रिड्यूस्ड मेरिटोक्रेसी। जो लोग देखो डिजर्व करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। वैसे सरकार में देखो मेरिटोक्रेसी को कम फॉलो किया जाता है। आपको भी पता है भारत सरकार में प्रमोशन कैसे होता है, सीनियरिटी के हिसाब से ज़्यादा होता है, ना कि मेरिट के बेसिस पे। जैसे प्राइवेट कंपनीज में तो फिर भी मेरिट का ख्याल रखा जाता है, जो ज़्यादा डिजर्विंग होता है, जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन सरकार में प्रमोशन आमतौर पे सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, कितने साल की आपकी सर्विस है। नेक्स्ट, पॉसिबल रिसेंटमेंट अमंग अदर एम्प्लॉइज। बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनमें नाराज़गी फैल सकती है कि रिजर्वेशन के कारण ये ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के बजाय उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। आमतौर पर रिजर्वेशन में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि रिजर्वेशन का एक अल्टरनेटिव है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि उनको भी सेम शिक्षा प्राप्त हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो एजुकेशन में। सबसे लास्ट में स्टिग्मा एंड स्टीरियोटाइपिंग। कई बार ऐसा होता है ना हमारे समाज में, आपको पता है रिजर्वेशन से जो आया होता है ना, कुछ लोग उनके साथ ये मान के चलते हैं कि ये कैपेबल नहीं है, ये रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट है इसलिए ये कम स्किल्ड है या फिर कम कैपेबल है, ये सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस प्रकार की स्टीरियोटाइपिंग और स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है कई बार। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हैं जो
प्रमोशन में रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं। एक क्वेश्चन अब मेरा आपसे है, इस इशू पे क्वेश्चन आता है तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, सोच के बताइएगा। इशू जॉब्स में रिजर्वेशन से संबंधित नहीं था डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित था, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। देखो, हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, उस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ना एक इंपॉर्टेंट फैसला आया है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जानेंगे क्या वो फैसला है, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे ताकि आपका जो बेसिक्स है इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित वो रिवाइज हो जाए। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, पाकिस्तान को एक चीज का डर था। डर ये था इंडस वाटर सिस्टम में जो ये रिवर्स आती है ना, ये इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आती हैं। कहीं इंडिया ने इन रिवर्स में पानी के फ्लो को रोक दिया या फिर बड़े बड़े डैम्स बना लिए और एकदम से डैम से पानी रिलीज कर दिया तो पाकिस्तान में तो तबाही मच जाएगी। और पानी को अगर रोक दिया तो पाकिस्तान के किसानों को पानी नहीं मिलेगा खेती करने के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पाकिस्तान ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया और बोला कि इंडिया के साथ हमें ट्रीटी साइन करनी है इंडस वाटर सिस्टम में रिवर्स के पानी के बंटवारे को लेके। तो वर्ल्ड बैंक एज ए मीडिएटर अपॉइंट हुआ। वर्ल्ड बैंक ने काफी सारे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया, एग्रीकल्चर से संबंधित एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग से संबंधित एक्सपर्ट्स, हाइड्रोलॉजी से संबंधित एक्सपर्ट्स, उनकी सहायता से एक ट्रीटी नेगोशिएट करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे आज हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। 1960 में यानी 1960 में यह ट्रीटी साइन हुई थी। भारत की तरफ से पंडित नेहरू जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो उनके वहां पे रूलर थे, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। ट्रीटी में है क्या? ट्रीटी में देखो ये कहा गया जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, ये एलोकेट हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज की जिम्मेदारी दी गई इन रिवर्स की। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सतलुज, रावी, ब्यास, इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है इन वेस्ट फ्लोइंग 3 रिवर्स का। वैसे देखो पूरे वर्ल्ड में अपर रिपेरियन स्टेट के लिए इंडिया यहां पे अपर रिपेरियन स्टेट है, इंडिया ऊंचाई पर है, इंडिया से रिवर्स जाती है पाकिस्तान में। तो वर्ल्ड में ना, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड में इससे ज्यादा खराब एग्जाम्पल नहीं मिलता अपर रिपेरियन स्टेट के लिए कि उसने इतनी बेकार ट्रीटी साइन की हो। मतलब इंडिया ने इस ट्रीटी में ना थोड़ी ज्यादा ही उदारता दिखाई है, बहुत ही ज्यादा। पूरी अगर पानी के बंटवारे को लेकर बात करें, 6 रिवर्स में जो पानी आता है ना, इंडिया को सिर्फ 20% पानी मिला और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 80%। समझ गए? बिल्कुल डिटेल में अगर जाएं तो देखो, वैसे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनके पानी को हाथ भी नहीं लगा सकता। डोमेस्टिक यूज के लिए पानी यूज कर सकता है इन रिवर्स का भी, एग्रीकल्चर यूज के लिए, और इवन रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन स्टोरेज डैम नहीं बना सकता इन रिवर्स के ऊपर। ट्रीटी में यह भी प्रोविजन है, अगर इंडिया और पाकिस्तान को ट्रीटी को लेकर कोई डिफरेंस है ना, ऑब्जेक्शन है, तो पहले तो देखो दोनों देश आपस में बायलैटरली नेगोशिएट करेंगे उस डिफरेंस को दूर करने के लिए। मान लीजिए इंडिया को पाकिस्तान के किसी स्टेप से दिक्कत है या फिर पाकिस्तान को इंडिया के किसी स्टेप से दिक्कत है, तो दोनों शुरू में आपस में नेगोशिएट करेंगे उस चीज को एड्रेस करने के लिए। अगर वो चीज एड्रेस नहीं होती है, फिर वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है वो देश जिसको शिकायत है, वर्ल्ड बैंक को बोल सकता है कि भैया आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कीजिए, ताकि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट पता लगा सके हमारी शिकायत के बारे में कि हमारी शिकायत सही है या गलत है। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो देश जिसको शिकायत है ट्रीटी में किसी स्टेप के वायलेशन को लेके, किसी मतलब प्रोविजन को लेके, तो फिर वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकता है कि ट्रीटी का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। अब दिक्कत यह है, 2005-6 के आसपास से पाकिस्तान को एक दिक्कत है इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स को लेके। एक तो 330 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झेलम रिवर के ऊपर है, 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
चिनाब रिवर के ऊपर है। पाकिस्तान को शिकायत देखो ये है, इंडिया जो इन प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ना, वो इंडस ट्रीटी के प्रोविजंस का वायलेशन है। ट्रीटी के अंदर ही एक बॉडी का प्रोविजन है, इंडस वाटर कमीशन। इस कमीशन में ना दोनों देश के कमिश्नर्स होते हैं और ये बॉडी रेगुलरली मिलती रहती है एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। तो इस बॉडी की मीटिंग्स में ना पाकिस्तान ने काफी बार इन प्रोजेक्ट्स को लेके अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। इंडिया का यह तर्क है कि ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार ही हम इन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करवा रहे हैं। ट्रीटी में साफ तौर पे कहा गया है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम इस्टेब्लिश करवा सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर, तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अनुसार इंडिया जो कर रहा है वो ट्रीटी का वायलेशन है। तो काफी सालों तक नेगोशिएशन चलता रहा, बातचीत का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कोई एक देश जिसको ऑब्जेक्शन है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की मांग कर सकता है, तो पाकिस्तान ने की। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जल्दी से यह भी बोल दिया कि हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। इंडिया ने बोला कि भैया आप सिलसिलेवार ढंग से तो चलिए ना, कम से कम मतलब पहले आपस में नेगोशिएट करते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं मानी, अब न्यूट्रल एक्सपर्ट को डिसाइड करने दीजिए। आप पहले ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाने की जो सोच रहे हो, इसकी वकालत कर रहे हो, ये गलत है। अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने दोनों प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी, जो कि वर्ल्ड बैंक अभी स्टार्ट करवा भी चुका है, अभी दोनों प्रोसीडिंग चल रही है, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंटेड है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी केस है। मान लीजिए दोनों की अलग अलग रूलिंग आ गई, दोनों ने अलग अलग फैसले दिए, फिर क्या? यह इंडिया का कहना है। पहले तो देखो वर्ल्ड बैंक का भी यही मानना था कि हां अभी तो सिर्फ न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, लेकिन मार्च 2022 में ना वर्ल्ड बैंक मान गया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इस केस को सुने। अब चूंकि दोनों प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पिछले साल न्यूट्रल एक्सपर्ट की हियरिंग स्टार्ट हुई थी, इंडिया ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की हियरिंग को अटेंड किया था। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जब हियरिंग स्टार्ट हुई ना, सुनवाई स्टार्ट हुई फ्राइडे को हेग में, तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम इसे अटेंड नहीं करेंगे। तो इंडिया ने प्रोसीडिंग्स को बायकॉट कर दिया था ना, ये बोल के कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है इस मामले को सुलझाने के लिए, तो इंडिया ने तो बायकॉट कर दिया था। अब हाल ही में 6 जुलाई 2023 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सर्वसहमति के साथ यह डिसीजन लिया कि इंडिया के ऑब्जेक्शंस गलत हैं, हम कॉम्पिटेंट बॉडी हैं इस मामले को कंसीडर करने के लिए और इस डिस्प्यूट पर फैसला देने के लिए। यह बोला है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कि हम कॉम्पिटेंट बॉडी हैं, इंडिया के ऑब्जेक्शंस गलत हैं कि हम कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं हैं इस मामले को सुनने के लिए। बल्कि इंडिया ने नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, मतलब ट्रीटी के प्रोविजंस को फिर से हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। अब एक बार फिर से देखो, ट्रीटी के रेलेवेंस को लेकर चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं। क्या इंडिया को अब इस ट्रीटी को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए? पहले मैं बात करता हूं क्यों छोड़ देना चाहिए। पहली चीज, पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्शंस रेज करता रहता है, जबकि देखो मोस्ट उदार ट्रीटी है अपर रिपेरियन स्टेट की तरफ से। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अपर रिपेरियन स्टेट के लिहाज से अगर देखें तो इससे खराब नेगोशिएटेड ट्रीटी का एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे देश में पानी की कमी है, पंजाब में, हरियाणा पंजाब आपस में लड़ते रहते हैं SYL को लेके। तो अगर इस ट्रीटी को फॉलो करना इंडिया छोड़ देगा तो जो पानी पाकिस्तान में जाता है उसको डाइवर्ट किया जा सकेगा इंडिया की नदियों में, और मतलब इन नदियों का पानी इंडिया भरपूर इस्तेमाल कर सकेगा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करके। और तीसरी चीज, 2016 में उरी अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पानी और ब्लड एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान इतना ज्यादा कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो हम क्यों इतना उदार बने वाटर शेयरिंग को लेके? तो ये कुछ रीजंस हैं जो दिए जाते हैं कि इंडिया को अब इस ट्रीटी को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। अब खिलाफ में आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्यों इंडिया को यह ट्रीटी फिर से रीनेगोशिएट नहीं करनी चाहिए या फिर ट्रीटी को फॉलो करना नहीं छोड़ना चाहिए। पहली चीज देखो, अभी ना इंडिया के पास वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी को स्टोर करने के लिए, और कश्मीर
रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करना आसान भी नहीं है, कश्मीर में, हिमालयाज़ में, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जोशीमठ जो है ज़मीन खिसक रही है वहाँ पे, तो बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश किया जाएगा तो बहुत खतरा है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश कर भी लिया पानी को स्टोर करने के लिए ताकि कैनल्स के थ्रू इंडिया के दूसरे रीजन्स में पहुंचाया जा सके, अब खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स करवाए उन स्टोरेज डैम्स के ऊपर। ऐसा होगा, अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो स्टोरेज डैम टूट जाएगा, पानी बाढ़ आ जाएगी, इंडिया को ही नुकसान होगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडिया अगर पानी रोक देगा तो पाकिस्तान के वहाँ पे जो किसान है, दूसरे लोग हैं जो पूरी तरह से इन रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, बहुत साल लग गए थे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, अब इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस किया है कि हम इस ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से रीनेगोशिएट करने के लिए राजी होगा? क्या गारंटी है इस बात की कि दोनों देशों की अमेंडमेंट पे सहमति बनेगी? कोई गारंटी नहीं है और उम्मीद बहुत कम है। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं अभी फिलहाल बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं। कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड नहीं हो रहा है, एयर और रेल कनेक्टिविटी नहीं है फिलहाल। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। देखो, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो एक मौका है दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने का। पिछले साल श्रीलंका में काफ़ी उथल पुथल हुई, वहाँ पे देखो इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब है, और डेट जो देना था श्रीलंका को दूसरे देशों को, उस पर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, यानी डेट नहीं दे पाया। ज़रूरी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों ने जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया, मतलब हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। पिछले साल इंडिया ने $5 बिलियन की मदद दी थी श्रीलंका को अलग अलग फॉर्म में। देखो, इंडिया का लक्ष्य ये है कि मुश्किल की घड़ी में अपने पड़ोसी देश का साथ दिया जाए, और दूसरा चाइना जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, चाइना को श्रीलंका से दूर रखा जाए। राइटर्स ये कहते हैं, अभी देखो श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ना, 5 पॉइंट्स पे फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले कंसोलिडेट एड प्रोग्राम, इंडिया ने पिछले साल $5 बिलियन की मदद की श्रीलंका को। तो देखो, इसके लिए ना हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो इस एड की देखरेख करे। जैसे चाइना और जापान जब मदद करते हैं ना, तो वहाँ के डेवलपमेंट बैंक हैं, वो डेवलपमेंट बैंक सारा हिसाब किताब रखते हैं, इतनी मदद हमने की है, इतना पैसा पहुँच गया है, पैसे को कैसे यूज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो इंडिया की तरफ से भी एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए ताकि जो मदद इंडिया ने श्रीलंका की है उसका ट्रैक रखा जा सके। दूसरा है फोस्टर सप्लाई चेन से। अब देखो, इंडियन बिजनेसमैन जैसे अदानी, टाटा ग्रुप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली होगा ये, श्रीलंका भी इंडिया की सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएगा। मान लीजिए टाटाज ने भी वहाँ पे ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टाब्लिश की, मतलब एक यूनिट कार बनाने की वहाँ पे भी टाटाज ने इस्टाब्लिश कर ली। तो जब देखो इंडिया में मान लीजिए कार की ज़्यादा डिमांड है, तो श्रीलंका में जो कार मैन्युफैक्चर हो रही हैं वहाँ से कार इंडिया में लाके बेची जाएगी, या फिर इवन टाटास को कार बेचनी है अफ्रीका के किसी देश में, तो श्रीलंका में जो यूनिट इस्टाब्लिश की है वहाँ से कार भेज दी जाएगी अफ्रीका में बिकने के लिए। तो मतलब श्रीलंका इंडियन बिजनेसमैन की सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करेगा, ये इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया में भी वेजेज अच्छे हैं, श्रीलंका में भी वेजेज अच्छे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ता है, फायदा होगा। नेक्स्ट, प्रमोट डिजिटलाइजेशन। देखो, इंडिया का डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपको भी पता है। यूपीआई एक क्रांति से कम नहीं है, जो कि फिनटेक का एक एग्जाम्पल है। तो श्रीलंका में भी इंडिया डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करे, श्रीलंका की मदद करे। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक एंगेजमेंट। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर दोनों आपस में रेगुलर मीटिंग्स करें। इसका फायदा ये होगा, श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है, तो भारत के गवर्नर ना श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को पहले ही बता सकते हैं कि भैया आप संभल जाइए, आपके यहाँ पे सिचुएशन खराब होने वाली है। तो इंडिया की एक्सपर्टीज का फायदा श्रीलंका को मिलेगा।
नेक्स्ट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया को देखो इस बात से कंसर्न है ना कि चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, चाइना का रोल बढ़ रहा है श्रीलंका में, इससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। तो डायरेक्टली एंगेजमेंट होना चाहिए सिक्योरिटी के इशू पर दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच में। इंडिया साफ साफ बताए कि चाइना ये कर रहा है और हमारा इसको लेके कंसर्न है, आप इसे एड्रेस कीजिए। तो सिक्योरिटी मैटर्स में ज़्यादा एंगेजमेंट होना चाहिए, ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स राइटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का ही है, टेक्स्ट कंटेक्स्ट का। देखो वो सिविल सर्वेंट्स जो रिटायर हो जाते हैं ना, अगर वो अपनी सर्विस के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे बायोग्राफी लिख के, ऑटोबायोग्राफी, या फिर किसी दूसरे माध्यम से वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को और सरकार उस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करती है, तो जो यंग सिविल सर्वेंट्स हैं ना उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रिटायर हुए सिविल सर्वेंट्स बताते हैं कैसे उन्होंने ये पॉलिसी बनाई, क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को टैकल किया। वो सारा एक्सपीरियंस यंग सिविल सर्वेंट्स को मिलता है अपने काम के दौरान, वो अगर उसे अपनाएं तो। दिक्कत पता क्या आती है, कुछ सिविल सर्वेंट्स बुक लिखते तो हैं लेकिन वो सिर्फ अपने पे फोकस करते हैं, टीम वर्क के बारे में नहीं बताते, कैसे टीम ने काम किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स दे देते हैं, उतनी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं होती। और कम वुमेन सिविल सर्वेंट्स ऐसी हैं जो रिटायर होकर बुक लिख रही हैं, जिनका एक्सपीरियंस काम आ जाए। अगर वो बुक्स लिखती हैं तो और भी बढ़िया पता लगेगा कैसे वुमेन सिविल सर्वेंट्स ने चैलेंजेस फेस किए, सरकार फोकस कर सकती है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर हुए सिविल सर्वेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन काम आ सके। तो ये पॉइंट आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। अब लास्ट में देखो समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। सर्वे में पाया गया 60% वुमेन, 8% मैन ने ये फेस किया। ये सारे फॉर्म हैं TFSV के, हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया था। कंसिक्वेंस क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत सी लड़कियां कॉलेज छोड़ देती हैं, सोशल आइसोलेशन। लीगल चैलेंजेस क्या हैं, लॉ क्लियर नहीं है, इस वजह से प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाती। और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जो है उनका एल्गोरिथम USA के हिसाब से है। हायर एजुकेशन का क्या रोल है, उनकी ड्यूटी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश करना, लेकिन नहीं होती, कई बार अवेयरनेस नहीं होती। तो ये सारे सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स के द्वारा प्रपोज किए गए। अज्ञात हेल्पलाइन, मतलब कोई भी फ़ोन करके बता सके। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वर्कशॉप, ये सब हमने डिस्कस किया। सोशल इम्पैक्ट एंड इनइक्वालिटीज़, महिलाएं इनइक्वालिटीज़ फेस करती हैं, डिसएम्पावरमेंट फेस करती हैं समाज में। और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है कि अलग अलग कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्लास या रीजन के लोगों पे क्या इसका असर अलग पड़ता है या नहीं पड़ता है। ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, स्टिग्मा नहीं होना चाहिए सेक्सुअल वायलेंस के साथ, रेप के साथ में। ये एक क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी डिसेबिलिटी वाला इशू तो हमने वैसे ही पॉइंट फॉर्म में डिस्कस किया था। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।